राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली 1.1 को सॉल्व कर लिया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं प्रश्नवाली नंबर 1.2 को। तो 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम इसके जो बेसिक 1.2 को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ के आ चुके पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। चार संख्याएं पढ़ी थी हमने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले मैं अपरिमेय से पहले परिमेय संख्या की बात करूंगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हो जाएगी अपरिमेय संख्या। भाई उल्टा हो जाएगा इसका, परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए आ गया होगा समझ में, वह संख्या, परिमेय संख्या तो क्या थी, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहां q नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कह देंगे, हम अपरिमेय संख्या कह देंगे। और इसके बाद में फिर आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को, है ना। और वास्तविक संख्या को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या को हम कहेंगे रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो इसको किससे दर्शाएंगे, r से। और वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान रखना, परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आ जाएगी और अपरिमेय भी आ जाएगी। वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह भी वास्तविक होती है, और वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वह संख्या भी कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो इन दोनों संख्याओं का संग्रह ही हमारे पास क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो यहां तक आ गया होगा समझ में। तो मैं सभी परिमेय संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोल सकता हूं, क्योंकि सारी परिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है और सभी अपरिमेय संख्याएं भी कौन सी संख्याएं हो सकती है, वास्तविक संख्याएं हो सकती है। आ गया होगा यहां तक समझ में। तो इसके बाद में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी पढ़ा था हमने परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय भी वास्तविक कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो ये कथन सत्य हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना, ठीक है, सत्य और असत्य। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ये कथन क्या है, सत्य है। और इसका कारण क्या हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या में कौन सी आती है, अपरिमेय भी आती है प्लस परिमेय भी आती है। तो सारी परिमेय संख्याएं, सारी अपरिमेय संख्याएं क्या हो गई, वास्तविक हो गई, नहीं होगी। मैं ये कह सकता हूं वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याएं प्लस सारी अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो वो क्या कह रहा है, सभी अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाएगी, वास्तविक। तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्याएं, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है और सारी परिमेय भी कौन सी होती है, वास्तविक होती है। तो ये सारी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्या, सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर विद्यमान है। तो सभी अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में, सत्य है
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो फर्स्ट का। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा ये होती है हमारे पास संख्या रेखा, या 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे उधर +4, ऐसे चलते जाएंगे ना। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, रूट एम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m कौन सी संख्या है? प्राकृत। प्राकृत यानी 1 2 3 4 5 ऐसी है। तो ये संख्या रेखा पे तो ये भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -1 भी होता है, 1 0, ये सारी संख्या होती नहीं होती संख्या रेखा पे। माइनस से इधर से माइनस से लेकर उधर प्लस वाली और 0, ये सारी संख्या संख्या रेखा पे होती है नहीं होती। और हम जानते हैं जो अंडर m होता है ना, अंडर m, इसका मान हमेशा धनात्मक आता है। इसका मान हमेशा क्या आता है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या परिभाषित नहीं है, ध्यान रखना। तो ये m क्या है? प्राकृत है। m को क्या दे रखा है? प्राकृत। प्राकृत का मतलब क्या है? m का मान क्या है? m का मान 1 2 3 ऐसे है सारे। तो इनका वर्गमूल लेंगे तो प्लस की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? धनात्मक संख्या आएगी कि नहीं आएगी? हमेशा। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, रूट m के रूप के होता है। और रूट m क्या है? ये m क्या है? रूट m के रूप का होता है। m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो सारे बिंदु ऐसे होते हैं रूट m के रूप के। तो मुझे ये बताओ, सारे बिंदु होंगे तो ये तो आ रहे नहीं, ये भी तो बिंदु है, ये वाले बिंदु इसमें समाहित हो रहे हैं क्या? रूट m में नहीं हो रहे, माइनस वाले मान तो आ रहे ही नहीं है इससे। भाई ये सारे बिंदु इस रूट के होते हैं, तो यहाँ m का मान अलग अलग रखने पे सारे बिंदु प्राप्त हो जाने चाहिए हमें। तो हमें जब 1 रखते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 रखते हैं तो कुछ ना कुछ मान आ जाएगा, ये संख्या रेखा के बिंदु आ जाएंगे। लेकिन ऐसा m का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो रखने पर हमें माइनस वाले मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या है? असत्य है। कारण क्या हो गया इसका? क्योंकि प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक प्राप्त हमें नहीं होगा। भाई हमें वर्गमूल लेना है ना, तो वर्गमूल में संख्या रेखा की ये बिंदु भी आने चाहिए माइनस वाले। और हम जानते हैं वर्गमूल से अंडर m से कभी भी माइनस वाले मान हमें प्राप्त नहीं होंगे। संख्या रेखा की बिंदु तो प्राप्त होंगे ही नहीं, जबकि वो क्या कह रहा है? सारे बिंदु संख्या रेखा भी इस रूप के होते हैं। संख्या रेखा के सारे बिंदु रूट m के रूप के होते हैं, जबकि हम क्या करें? संख्या रेखा के सारे बिंदु रूट m के रूप के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यदि हम रूट m का मान रखें तो ये हमें मान, ये m का मान कुछ भी रखें तो ये माइनस वाले मान हमें प्राप्त होंगे ही नहीं, मतलब ये वाले बिंदु तो हमें प्राप्त होंगे ही नहीं। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या? असत्य कथन है ये। और कारण क्या दोगे? कि जो अंडर m है, तो यहाँ m का हम कुछ भी मान रखे तो उसके लिए हमारे पास ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? इसके बाद में क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पढ़िए थर्ड क्वेश्चन। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है, जबकि अभी मैंने क्या बताया था? वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी। और ये क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है। बात आ गई क्या समझ में? जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो अपरिमेय होती है। तो वास्तविक संख्याएं तो परिमेय भी तो होती है, तो ये कथन भी सत्य हो गया क्या? सॉरी, असत्य हो गया क्या? क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, जबकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया था, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर होगी वास्तविक, जबकि ये क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो असत्य हो गया कथन, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा, जबकि ये क्या कह रखा है? वास्तविक संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य है। कारण क्या दे दोगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं विद्यमान होती है। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद में अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक समझ गए? धनात्मक पूर्णांक यानी 0 1 2 3 4 5 6 सारे प्लस वाले पूर्णांक लेने हैं हमें। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल मतलब ये 1 2 ऐसे ले लो, वर्गमूल में 3 4 5। तो ये कह रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसे कह रहा है। हमेशा क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य बताना है इसमें। अपरिमेय होता है। यदि नहीं, क्या लगा के पूछा नहीं? क्वेश्चन क्या लगा के पूछा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते, सभी के नहीं होते। जैसे √1 का मान क्या होता है? ये एक क्या है? एक पूर्णांक है, और इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो क्या ये अपरिमेय है क्या? नहीं है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है?
√2, √3, √5 वह संख्याएं, वह अभाज्य, या मैं कह दूं अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे? जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती है ना, जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं, उनका यदि मैं वर्गमूल ले लूं तो वो हमेशा अपरिमेय होगा। ध्यान रखना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं का मैंने अभी उदाहरण नहीं बताया, तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण समझ लेना। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये इनका वर्गमूल लेऊं तो ये हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा क्या? तो देखिए जैसे √1 का मान तो क्या होता है 1, √2 का मान √2 ही, 3 का मान √3 ही होता है, √4 का मान कितना होता है 2 होता है, और √5 का मान √5 ही लिखते हैं, पॉइंटों में आता है। तो देखिए सभी नहीं होते, ये सारे तो क्या हो गए अपरिमेय। तो वो तो ये कह रहा है कि सभी, क्या सभी धनात्मक, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है, क्या इन सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय प्राप्त हो रहा है कि नहीं? केवल 2 का, 3 का और 5 का प्राप्त हो रहा है, और आगे उनके प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सभी का नहीं होगा। देखो एक क्या आ गया, 1 और 2 क्या आ गया परिमेय, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/2 लिख सकते हैं। तो इनका वर्गमूल क्या आ गया? इन धनात्मक पूर्णांकों का, इसका और इसका, 1 का और 4 का। ऐसे आगे और भी कहीं प्राप्त होगी, 1 का और 4 का वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय प्राप्त हो रहा है। जबकि ये क्या था क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? ये था। तो हम क्या कहेंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। उदाहरण ये कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो हम क्या दे देंगे? जैसे 1 का दे देंगे, तो यहाँ क्या आएगा? नहीं। इसका हल क्या हो जाएगा? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे हमें 1 का उदाहरण देना है, जैसे हम दे दिया √1 का मान कितना होगा, ये परिमेय आएगा। या एक और उदाहरण दे दिया √4 का मान कितना आएगा 2, ये भी क्या आएगा? परिमेय, जो कि एक परिमेय संख्या है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में? इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें √5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। किसको? √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाएगा या करेंगे, किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो समझना इसका हल, हमें √5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो ध्यान रखना, संख्या रेखा हम जानते हैं, थोड़ा और नीचे बना देता हूँ इसको। देखिए ये संख्या रेखा होती है हमारे पास, यहाँ बीच में 0, फिर इधर 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ये संख्या रेखा होती है। अब मैं कहूँ जैसे 1 को संख्या रेखा पे दर्शाओ तो आप दर्शा दोगे सर ये रहा, 2 को संख्या रेखा पे बताओगे सर ये रहा, 3 को बताओ ये रहा, 1.2 को बताओ 1.2 यहाँ कहीं आएगा, 1.5 को बताओ यहाँ कहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.2, 1.5, ये इन सबको तो दर्शा दोगे तुम। हमें किसको दर्शाना है? √5 को। चलो √5 से पहले भी मैं √2 ले लेता हूँ। √2 को संख्या रेखा पे दर्शाना है मेरे को। सबसे पहले किसको दर्शाना है? √2 को। तो देखो ये संख्या रेखा हो गई 0, 1, 2, -1, -2। सबसे पहले मैं √2 को दर्शाता हूँ संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पे √2 को दर्शाने का क्या तरीका हो गया समझना। ये 0 हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया संख्या रेखा का। 0 से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 इकाई है कि नहीं? ये दूरी 1 इकाई है ना। अब यहाँ 1 पे इस बिंदु को मैं A नाम दे देता हूँ, ठीक है। या ये एक दूरी है और इस A बिंदु पे यहाँ से 1 इकाई की दूरी नाप लेता हूँ मैं स्केल से, ठीक है। ये भी कितनी ले रहा हूँ मैं? लंबवत
एक इकाई का रेखाखंड डालना है इस पे लंबवत, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। यहाँ से ये आ गया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और इसको ये बिंदु हो गया जैसे बी को किससे मिला दे, इस ओ से मिला दे, ये 0 है ध्यान रखना, इसको नाम दे देता हूँ मैं ओ से मिला दे, तो ये एक और ये भी एक, तो बताइए ये कितनी आएगी, ये √2 आएगी, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस सूत्र लगा दो इसमें त्रिभुज ओ ए बी में, ये आधार ये लंब, तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, ये एक, तो लंब का आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण ओ बी है ना, तो मेरे को ओ बी स्क्वायर याद करना है, ये कर्ण याद करना है, तो क्या आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, देखिए ये याद करनी है मेरे को ओ बी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, ओ ए कितना है ओ ए, ये ओ ए की दूरी कितनी एक, तो एक का स्क्वायर कितना होगा एक, प्लस ए बी कितनी है, ए बी भी एक है, तो एक का स्क्वायर कितना आएगा एक, तो ओ बी स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 2 आ गया क्या, तो ओ बी बराबर में बोलो कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये संख्या रूट में आएगी नहीं आएगी, तो ओ बी का मान कितना आ गया √2 आ गया, क्या आ गया होगा ये समझ में। तो संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण आ गया, इसके बाद में √3 का निर्धारण करना है मेरे को, √3 का आएगा, √2 तो यहाँ आ गया, ये हो गया √2, अब √3 बताना है, तो √3 को बताने के लिए क्या करेंगे, इस बी पे पुनः एक इकाई का रेखाखंड डालेंगे यहाँ लंबवत, इस पे बी पे, और इसको फिर किससे मिला देंगे ओ से, और इसको सी नाम दे देंगे, तो ये कितना है, अब ये वापस समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा ओ बी सी समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, ये तो √2 आ गई पहले, तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, ये वाली भुजा, तो ये √2 है, और ये कितनी है एक, तो पुनः इसमें पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे, किसमें त्रिभुज ओ बी सी में पुनः पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, तो ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, तो कर्ण कौन सा है ओसी, तो ओसी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो ओ बी कितनी है √2, तो ओ सी स्क्वायर बराबर में देखिए क्या आ गया, ओ सी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो ओ बी कितनी है ओ बी स्क्वायर, ओ बी है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस सी बी कितनी है एक, तो एक का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया √2 का स्क्वायर पूरा, तो एक का स्क्वायर एक, तो कितना आ गया ओ सी बराबर में ये कितना हो गया 3, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा √3, तो बताइए ओ सी कितनी आ गई √3, इसी प्रकार से कितना आ जाएगा हमारे पास √4, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा √5, तो ऐसे ज्ञात करेंगे संख्या रेखा पर √5 का स्थान, √5 को इस तरीके से निरूपित करेंगे, आ गया होगा समझ में। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये ओ ए है सॉरी ओ, और इसको नाम दे देंगे ए, ये 0 है बिंदु, यहाँ 0 है ये, और इसको नाम दे देंगे ओ, ठीक है। तो यहाँ से ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एक इकाई, अब इस ए पे भी हम क्या करेंगे एक इकाई का लंबवत एक रेखाखंड डालेंगे यहाँ से, ये कितनी है एक, ठीक है। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे बी, और बी को किससे मिला देंगे, बी को किससे मिला देंगे, बी को किससे मिला देंगे ओ से, ध्यान रखना। अब हमें वो भी याद करनी है सबसे पहले, तो ये एक है और ये एक है, और ये लंबवत डाले होते हैं 90, तो ये एक के सामने कर्ण हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ से देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस सूत्र से, कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस सूत्र से क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर कर्ण तो ये है ना ओ बी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, ओ ए कितना है एक का स्क्वायर, और ए बी भी कितना है एक का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर में बोलिए कितना आ गया एक का स्क्वायर एक, और ये भी एक, तो ओ बी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 2, तो बताइए ओ बी बराबर में कितना आ गया √2 आ गया, क्या आ गया होगा समझ में, ओ बी कितना आ गया ये √2 आ गया, ये कितनी आ गई √2 आ गई। हमें किसका स्थान बताना है √5 का, तो पुनः हम क्या करेंगे बी पर एक इकाई का फिर रेखाखंड डालेंगे लंबवत, यहाँ कितनी एक इकाई का फिर एक रेखाखंड डालेंगे यहाँ किस पे बी पे, और कौन सा डालेंगे सी बी, और फिर उसको फिर सी को किससे मिला देंगे, सी को हम मिला देंगे ओ से, तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज ओ सी बी में, कौन सा त्रिभुज दे रहे हैं ओ सी बी, ये भी समकोण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लंबवत डाल रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण, तो इसमें पुनः क्या लगाएंगे पाइथागोरस सूत्र लगा दो, तो कर्ण कौन सा हो गया ओ सी,
ओ सी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, ओ बी कितना है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो बोलिए ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, रूट 2 का स्क्वायर पूरा 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो ओ सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 3। तो ओ सी बराबर में कितना आ जाएगा, रूट 3। तो बताइए ये ओ सी कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। ओ सी कितनी आ गई, रूट 3। इसी प्रकार हम आगे ज्ञात करेंगे, हमें तो रूट 5 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, सी पर एक इकाई का फिर ये रेखाखंड डालेंगे लंबवत एक इकाई का, ठीक है। फिर इस पे क्या करेंगे, एक इकाई का फिर ये लंबवत एक रेखाखंड डालेंगे, क्या नाम दे देंगे इसको, सी डी। और इसको पुनः किससे मिलाएंगे, पुनः ओ से मिलाएंगे। तो ये कितनी है, एक, ध्यान रखना। तो हम पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, बस ये प्रक्रिया लगातार करनी है हमें। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ओ डी सी, त्रिभुज कौन सा, ओ डी सी में किससे, पुनः पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र से क्या आ जाएगा, कर्ण कौन सा है, हो गया ओ डी स्क्वायर, कर्ण कौन सा हो गया, ओ डी। तो ओ डी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर बराबर में बोलिए कितना आ गया, ये ओ सी कितना है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और डी सी कितनी है 1, 1 का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर बराबर में बोलिए कितना आ गया, 3 + 1। तो बोलिए ओ डी बराबर में कितना आ गया, ओ डी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 4। तो ओ डी बराबर में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4। तो ओ डी बराबर में कितना आ गया, बोलिए 2 आ गया क्या, ओ डी फिर कितना आ गया, 2 आ गया ये। तो हमें कितना चाहिए था, रूट 5 चाहिए था। तो पुनः हम क्या करेंगे, डी पर 2 तक आ गया ना, ये 2 का मतलब है रूट 4 आ गया, एक तरीके से क्या आ गया, रूट 4, ये रूट 4 है। तो हमें चाहिए रूट 5। तो पुनः हम डी पे क्या करेंगे, एक इकाई का फिर डालेंगे रेखाखंड लंबवत, इसका क्या नाम दे देंगे, ई। और इसको पुनः किससे मिला देंगे, ओ से, ये एक इकाई का है पुनः, ठीक है। तो अब पुनः हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज हम लेंगे ओ ई डी, त्रिभुज ओ ई डी में। आ गया होगा यहाँ तक समझ में, ओ ई डी में। अब लंब, ओ सॉरी, कर्ण कौन सा हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया ओ ई। तो ओ ई स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ओ ई हो गया ना कर्ण, ओ ई स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ओ ई स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, बोलिए ओ डी कितना है, ओ डी हमारे पास में, ओ डी देखो 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस डी ई कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ओ ई बराबर में बोलिए कितना आ गया, ओ ई स्क्वायर बराबर में 4 + 1। तो ओ ई बराबर में कितना आ गया, ओ ई स्क्वायर बराबर में आ गया 5। तो ओ ई बराबर में बोलिए कितना आ गया, रूट 5 आ गया क्या। तो ये हो गया रूट 5 का स्थान संख्या रेखा पर आ गया होगा, सॉरी रूट 5 संख्या रेखा पर रूट 5 कौन सी हो गई, ओ ई। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ऐसे कैसे वर्गमूल सर्पिल की हमें क्या करनी है, रचना करनी है, ऐसे आगे से आगे करना है चौथे क्वेश्चन में। या आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना था, अंडर रूट 5 का स्थान बताना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इकाई का ये एक इकाई हो गई दूरी, और इस ए पे एक इकाई का रेखाखंड डालेंगे लंबवत। फिर ये त्रिभुज बन जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। फिर बी पर लंबवत एक रेखाखंड डालेंगे, फिर रूट 3 आ जाएगा। फिर सी पर एक लंबवत रेखाखंड डालेंगे एक इकाई का, फिर हमारे पास रूट 4 आ जाएगा। रूट 4 का मान 2 होता है। फिर हम डी पे एक इकाई का रेखाखंड डालेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट 5 में प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।